गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने भाग 2 पढ़ा था हमारी बदलती पृथ्वी का। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी का भाग 3। ठीक है बच्चों, पहला भाग हो चुका है, दूसरा भाग हो चुका है, तीसरा भाग चल रहा है। तो हमने पढ़े थे नदी के कार्य। ठीक है, नदी के जो हमने कार्य पढ़े थे उसमें आपको बताया था कि किस तरह से वितरिकाएं बनाती है और मुख्य नदी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा के बारे में। ठीक है, नदी के कार्य में हम पढ़ेंगे डेल्टा। जब देखो नदी ये अपने साथ लाए गए मलबे का, जो नदियां होती है वो अपने साथ लाए गए मलबे का, मलबे में कंकड़ पत्थर मिट्टी सब होते हैं, मलबे का निक्षेपण करती है, मतलब उसको इकट्ठा कर लेती है, निक्षेपण करती है, निक्षेपण निक्षेपण करती है। क्या करती है? निक्षेपण करती है। प्रत्येक मृत्तिका अपने मुआने का, प्रत्येक जो मृत्तिकाएं होती है जो क्या करती है? वितरण करती है। प्रत्येक मृत्तिका क्या करती है? अपने मुआने का निर्माण, अपने मुआने का निर्माण करती है, अपने मुआने का क्या करती है? निर्माण करती है। सभी मुआनों के अवसादों के, सभी मुआनों के अवसादों का क्या? संग्रह से, अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अवसादों का क्या होता है? अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। देखो नदी क्या करती है? अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक मृत्तिका अपने मुआने का निर्माण करती है, मतलब कहाँ से उसको निकलना है। ठीक है, सभी मुआनों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो मुआनों से जो अवसाद पैदा होते हैं उससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो आपने देखा कि डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है। देख लिया बच्चों, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंग के कार्य। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? समुद्री तरंग के कार्य। नदी के कार्य समाप्त हो गए हैं, अब समुद्री तरंगों के कार्य देखेंगे कि समुद्री तरंगें क्या क्या कार्य करती है। समुद्री तरंगों के कार्य, समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं समुद्री तरंग के अपर्दन तथा निक्षेपण समुद्री तरंग के अपर्दन तथा निक्षेपण तटीय स्थितियां बनाते हैं। तटीय स्थला कृतियां
निक्षेपण क्या करते हैं, तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं दोनों मिलकर के। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। समुद्री जो तरंगे होती है, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से, शैलों यानी चट्टानों से, शैलों से टकराती रहती है, टकराती रहती है, शैलों से लगातार टकराती रहती है, और जिससे दरार विकसित होती है, जिससे दरार विकसित होती है। ठीक है, जब शैलों से टकराती है तो क्या होता है, उससे दरार विकसित होती है, और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती है। जैसे जैसे समय होता है उसके साथ साथ ही चौड़ी होती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इसे समुद्री गुफा कहते हैं, गुफा कहते हैं। देखो बच्चों, समुद्री तरंगों के कार्य, ठीक है, जो समुद्री तरंग होती है वो अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, दोनों चीजों से। ठीक है, स्थलाकृतियां बन गई। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। आपने देखा होगा कि तरंगे क्या है, शैलों पे बार बार आती रहती है, टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है, जिससे क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, और समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। जब आपने देखा होगा कि इस तरह से कट जाती है तो क्या कहलाती है, समुद्री गुफा कहलाती है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है आपकी शैल, मान लीजिए इसको, ये आपकी क्या है, गुफा बनेगी। इसमें क्या बनेगी, गुफा बनेगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, शैल एक तरीके से। ठीक है, और इस प्रकार से बना हुआ चित्र है। ठीक है, अब देखो, ये तो आपकी हो गई समुद्री गुफा, समुद्री गुफा, समुद्री गुफा हो गई। इसके बाद भी हो गए तटीय बहराव, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तटीय बहराव हो गए आपके, और ये जो है ये स्ट्रैक है, ये जो अलग से ऐसे बना हुआ है, क्या है, स्ट्रैक। इसको स्ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैक। तो देखिए जब क्या होता है, इसमें क्या पड़ गई, दरार पड़ गई बीच में, इन दोनों के बीच, ये जो दो पार्टों में बढ़ गया, दरार पड़ गई, और इसमें पड़ने से क्या बन गई, एक गुफानुमा स्थिति बन गई। तो क्या बन गई, समुद्री गुफा। क्या बन गई, ये समुद्री गुफा बन गई। और ये जो इस तरह से चित्र बना है, इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका तटीय मेहराब। क्या है, तटीय मेहराब कहते हैं इसको। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देख लिया चित्र। जब ये गुफाएं क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, बड़ी हो जाती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर, बड़े होने पर केवल छत ही बचती है, छत ही
बचती है, तो इससे तटीय मेहराब बनते हैं। ठीक है, तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। जो लगातार अपरदन होता है वो क्या करता है, छत को भी तोड़ देता है। मतलब क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, बड़ी हो गई दरार और चौड़ी हो गई। जब चौड़ी और बड़ी हो गई तो उससे क्या बन गई, समुद्री गुफा बन गई। और इन गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत ही बचती है, मतलब केवल ऐसा हिस्सा ही बचता है, केवल छत ही बचती है। तो इसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार जब अपरदन होता रहता है, यानी लगातार जब शैलें टूटती रहती है, तो ये छत को भी तोड़ देता है। यानी कि पानी का जो बहाव होता है समुद्री तरंगों का, वो क्या कर देता है, छत को भी तोड़ देता है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे इसी में दीवार जैसी जो आकृति, अब क्या होता है कि जो दीवार जैसी आकृति इसमें बचती है। जब देखो गुफा बन गई, समुद्री गुफा बन गई, ठीक है, पहले दरार पड़ी हल्की सी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई, चौड़ी हो गई, चौड़ी होने के बाद में क्या बन गई, समुद्री गुफा बन गई। अब समुद्री गुफा होने के बाद में फिर भी अपरदन होता रहता है और टूटती रहती है, तो वो एक छत के नुमा बन जाती है। ठीक है, और वो छत को भी क्या कर दिया जाता है, समुद्री जो तरंगे होती है वो छत को भी क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो उससे जो छत को तोड़ती है, उससे पहले जो बनता है वो क्या बनता है, तटीय मेहराब बनता है। क्या बनता है, तटीय मेहराब बनता है। अब आगे देखेंगे, केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी केवल क्या बच गई, दीवार, केवल दीवारें बचती है, मतलब केवल दीवार ही रह जाती है बच के। ठीक है, दीवार जैसी इन आकृतियों को, दीवार जैसी इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैट। स्ट्रैट कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैट कहते हैं। केवल दीवार बचती है और दीवार जैसी इन आकृतियों को हम स्ट्रैट कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग, समुद्री जल के ऊपर लगभग क्या होता है, ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ठीक है, और ऊंचे शैलीय, ऊंचे शैलीय, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु, समुद्र भृगु कहते हैं। ये क्या होता है, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री भृगु का निर्माण हो जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री तरंगे
किनारों पर क्या करती है? अवसाद जमा कर देती है। अवसाद जमा कर समुद्री कुलीन का निर्माण करती है। समुद्री कुलीन का निर्माण करती है। मतलब अवसाद जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो किसका काम कर देता है? पुल के निर्माण का, यानी पुलिन निर्माण का कार्य करती है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गए समुद्री तरंगों के कार्य कि किस प्रकार से ये किस प्रकार से आकृतियां बनाती है, ठीक है, स्थलाकृतियां बनाती है। उसके बाद में ये क्या करती है? लगातार शैलों से टकराते हुए क्या करती है? समुद्री गुफा बनाती है, तटीय मेहराब बनाती है और उसके बाद में स्ट्रैक बनाती है और समुद्री प्रभु का निर्माण भी यही करती है। कौन करती है? समुद्री तरंगे। कौन करती है? समुद्री तरंगे सब कार्य करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हिमनद के कार्य। जो हिमनद बनते हैं वो क्या कार्य करते हैं? हिमनद के कार्य। देखो हमारी पृथ्वी में क्या क्या बदलाव हुआ, देख रहे हैं ना हम लोग कि किस प्रकार से कौन क्या कार्य कर रहा है, किस प्रकार से क्या चीजों का निर्माण हो रहा है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद यानी बर्फ की नदी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिमनद के कार्य। हिमनद हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। नदियां होती है, बर्फ की नदियां भी कहते हैं इनको। हिमनद अपने नीचे को कठोर चट्टानों से, हिमनद अपने नीचे से कठोर चट्टानों से गोला शमी मिट्टी, गोला शमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, अपरदित कर देती है। अपरदित कर देती है, ठीक है बच्चों। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। हिमनद क्या करते हैं? अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें होती है, जो गोला शमी यानी गोल आकार की होती है, तो गोला शमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। तो ये हिमनद का कार्य हुआ बच्चों। हिमनद ये कार्य करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से
क्या होता है? उन गर्तों में जल भर जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जिसमें गर्त बनते हैं, तो जब क्या होता है, जब बर्फ पिघलने लगती है तो उस गर्तों में क्या बन जाता है? जल भर जाता है। मतलब उन गर्तों में क्या बन जाते हैं? जल बन जाते हैं। कैसे? जब बर्फ पिघलने लगती है जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। वे जो गर्त होते हैं वो क्या बन जाते हैं? सुंदर झील, सुंदर झील बन जाते। जब पानी जब बर्फ पिघली तो बर्फ पिघल करके गर्त में बन गई और वो क्या बन गई? सुंदर झील बन जाते हैं। सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ हिमनद के लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शहर, जैसे छोटे बड़े शैल, शैल क्या आती है? रेत एवं कालीछट मिट्टी, कालीछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। और फिर जब ये मिट्टी और ये सब जमा हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? हिमनद का निर्माण करते हैं या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जब ये तलछट मिट्टी ये सब क्या हो जाते हैं? निक्षेपित हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये हो गए हिमनद के कार्य कि हिमनद क्या कार्य करते हैं। हमने देखा हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है। हिमनद अपने नीचे से कठोर चट्टानों से गोलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और हिमनद गहरे गर्त बन जाते हैं। ठीक है, जब ये गहरे गर्त बन जाते हैं तो उस समय अगर मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है? बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ पिघल करके वो क्या कर देती है? गर्तों में जल को भर देती है और जो वो गर्त होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? सुंदर झील में बदल जाते हैं। हिमनद के लाए गए छोटे छोटे शैल, मतलब पत्थर, तलछट मिट्टी, ये सब निक्षेपित हो जाते हैं और निक्षेपित करके वापस किसका निर्माण कर देते हैं? हिमनद का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिमनद के क्या कार्य है। अब आगे हम पढ़ेंगे पवन के कार्य। लास्ट टॉपिक है इसका पवन के कार्य, यानी पवन क्या कार्य करती है। ठीक है, नदी के कार्य देख लिए, हिमनद के कार्य देख लिए हमने, समुद्री तरंग के कार्य देख लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कार्य। देखो हमने रेगिस्तान देखा है। रेगिस्तान में क्या होता है? मिट्टी उड़ती है, उड़ करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जो कि किसका निर्माण करती है? टीबों का निर्माण करती है। उसे मिट्टी के टीबे कहा जाता है। यानी कि जहाँ मिट्टी इकट्ठी हो गई और कई जगह पर तो इसको धोरे भी कहते हैं। मतलब मिट्टी जहाँ पर उड़ के एक जगह चल जाती है और इकट्ठी हो जाती है तो
तो दोहरे या टिब्बे कहलाते हैं। तो आप देखते हैं कि किस कारण होता है, जब राजस्थान में गर्मियों के दिनों में तेज आंधी चलती है, आंधी के कारण क्या होता है, रेत उड़ती है और रेत उड़ने से एक जगह दूसरी जगह जाकर के इकट्ठी हो जाती है, जो कि क्या कहलाती है, टिब्बे कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कारण। रेगिस्तान में पवन अपरदन तथा निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवन अपरदन तथा निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के, रेगिस्तान में हम छत्र होता है ना, छत्रक के आकार के शेल देखने को मिलते हैं। कैसा होता है उनका आकार, छत्र के जैसा, छत्रक जैसे आकार का छत्रक होता है, छत्रक जैसे आकार के मिलते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। छत्रक शेल कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा, पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। मतलब जो पवन होती है, वो जो छत्रक शेल होते हैं, उनके ऊपरी भाग की जगह कौन सा भाग काटती है आसानी से, निचला भाग आसानी से काटती है, कौन, पवन। ठीक है, इसलिए ऐसी शेल के आधार, इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण तथा कैसे होते हैं, शीर्ष, संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, क्या हुआ, शहर देखने को मिलते हैं, वो ऊपरी जो पवन चलती है तो ऊपरी भाग की जगह निचले भाग को आसानी से काटती है, और इसलिए ऐसी शेल के आधार
हवा चलती है तो रेत अपने स्थान से एक स्थान से कहाँ चली जाती है, दूसरे स्थान पर चली जाती है। पवन का जब बहाव रुकता है, यानी जब पवन का जो बहना है वो रुकता है तो रेत गिरती है और गिर करके क्या बना देती है, छोटी सी रेत की पहाड़ी बना देती है। क्या बना देती है, छोटी सी रेत की पहाड़ी बनाती है जब पवन रुकती है। भाई जब पवन चलती है तो साथ में रेत उड़ती रहती है, लेकिन जैसे रेत रुकती है, बहाव रुकता है पवन का, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तब यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। ठीक है, जैसे पवन रुकी और रेत गिरी, गिरते ही वहां पर क्या बन गई, एक छोटी सी पहाड़ी बन गई। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इनको बालू यानी मिट्टी या रेत, बालू टिब्बा कहते हैं। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा कहा जाता है। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं, जब बालू कण हल्के तथा महीन होते हैं, महीन होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, महीन होते हैं, तो वायु इनको उठाकर, तो वायु इनको उठाकर क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक दूर ले जाती है। ठीक है, अत्यधिक दूर ले जाती है। तब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में, तब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। तब ये बालू के कण क्या हो जाते हैं, अत्यधिक दूर ले जा सकती है। तो ये बालू के कण जो होते हैं वो विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं और तो इन्हें लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन्हें लोएस, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको क्या नाम दे दिया जाता है, लोएस नाम दे दिया जाता है। बालू के कण के साथ में कई चीजें जाती हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया जाता है, लोएस नाम दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज हमने हमारी बदलती पृथ्वी का एक टॉपिक खत्म हो गया है। इसके भाग 3 बने हैं आपके वीडियो में। इनको आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ में इसमें जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा वो भी आपको करना है और इससे, इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
इसमें हमने नदी के कार्य, समुद्री तरंगों के कार्य, पवन के कार्य पढ़े हमने और हिमनद के कार्य पढ़े। उससे पहले हमने देख ही लिया था कि किस प्रकार से भूकंप, ज्वालामुखी और किस प्रकार से इस तरह कृतियों का निर्माण होता है। धन्यवाद।